तो चलो आप शुरू करते हैं। जिससे हम सवाल पूछते चलेंगे वह बालक खड़ा होता चलेगा और उत्तर हमें बताता चलेगा, क्योंकि उत्तर बताना बेहद जरूरी है। तो ये आफ्ताब नहीं, अरबाज से शुरू करेंगे। मिस्टर अरबाज खड़े हो जाइए और हमको बताइए कि एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। Q इज इक्वल टू NE। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया, हम आपके उत्तर से बेहद प्रसन्न हुए। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। आप बताइए भैया मलिक साहब। QVB साइन थीटा कह रहे हैं मलिक साहब। हमने कहा आपसे बैठिए, पैरों में दर्द लगा, मेहंदी लगी पैर में है। तो भैया ये लोकेश बाबू बताएंगे फोर्स का फॉर्मूला एक चार्ज पार्टिकल पे। QVB साइन थीटा मिस्टर लोकेश जी कह रहे हैं। QVB, दो लोग QVB साइन थीटा के फेवर में आ गए हैं। हिमांशु जी का क्या कहना भैया? QVB साइन थीटा। ओहो, अब तो मतलब सबको पता चल गया, स्कीम एकदम से खुल गई है। QVB साइन थीटा है, स्कीम क्या है तो ये शिवानी बताएगी। इसमें Q क्या होता है शिवानी? V क्या होता है? V फॉर वैन। क्या होता है V? कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ओहो ऐसे होता है। तो कुलदीप जी बताएंगे। कुलदीप जी खड़े हो जाइए। आप हमको ये बताइए कि कौन सी दो ऐसे वेक्टर के जोड़े हैं इस फॉर्मूले में जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर होते हैं। हाँ हाँ, और हाँ, और ठीक है। सुमित जी बताएंगे कौन से दो जोड़े ऐसे हैं वेक्टर्स के जो एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं इस फॉर्मूले में। कॉपी बंद कर दीजिए सिंगला साहब। V और B और ठीक है। ध्रुव सिंगला साहब बताएंगे। ध्रुव सिंगला साहब, फोर्स का जो फॉर्मूला है QVB साइन थीटा, इस फॉर्मूले में वो वेक्टर्स के जोड़े जो एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, बताइए। उत्तर नहीं आ पा रहा है। हम बेहद गमगीन है इस बात को लेकर के कि उत्तर नहीं आ पा रहा है। लक्ष्य यादव जी बताएंगे। यादव जी बताइए। और फोर्स और वेलोसिटी, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, लक्ष्य यादव जी का कहना है ये दो जोड़े एक दूसरे के 90 डिग्री पर जो है बेसिकली जो है होते हैं। तो खन्ना साहब हमें बताएंगी। खन्ना साहब जरा बताइए फोर्स का फॉर्मूला वेक्टोरिकली क्या बनेगा खन्ना साहब? नहीं पता? बहुत अच्छे। नहीं नहीं बेटा, जो बीत गई सो बात गई, जीवन की सौगात गई। ठीक है। तो प्राची जी बताइए जरा फोर्स के फॉर्मूले को वेक्टोरिकली जरा थोड़ा सा जरा हमें थोड़ा प्रकाश डालिए इस पर। नहीं, एक मौका नहीं होता, एक ही होता जीवन में मौका। पिक्चर थोड़ी है, बार बार मिलेगा मौका। नहीं पता? नहीं पता वेक्टोरिकली जिया। F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। F पे वेक्टर होगा नहीं होगा? तो तुमने बोला ही नहीं। तुमने बोला F इज इक्वल टू QV क्रॉस B, ना तुमने V पे बोला ना B पे बोला। अच्छा, वेक्टर तो होगा, मैं लगा लूं अपनी मर्जी से, हैं तुम नहीं बताओगी हैं? ओहो, बहुत समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है भैया रे दादा रे। ओहो, मैंने पिछली क्लास में, रिद्धि खड़ी हो जा, मैंने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था और स्टेट्स एक्सपेरिमेंट। क्या कहता है और स्टेट्स एक्सपेरिमेंट? जिसमें करंट की डायरेक्शन होगी उसी में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये कहता है और स्टेट्स एक्सपेरिमेंट। प्रेरणा जी बताएंगी और स्टेट्स एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। खड़े हो जाइए जी। सर, एक्सपेरिमेंट में अगर क्या कहते हैं कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी, लेकिन साथ में उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। ये बताता है और स्टेट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, दो नई नई बातें हमारे सामने एकदम से जो है कुल मिला के जो है मतलब जो है आ गई हैं, दो नई बातें। और स्टेट एक्सपेरिमेंट क्या बताता भैया?
कौन बनाएगा? और स्टेट बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा भैया? प्लीज एक्सप्लेन। चार्ज ट्रेवल करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये कहता है और स्टेट एक्सपेरिमेंट। खतरा साहब तो आए नहीं थे पिछली क्लास में, तो अभी पिट के जाएंगे जाते टाइम। और कौन नहीं आया था पिछली क्लास में? कौन कौन एब्सेंट था भाई? जो एब्सेंट थे लास्ट क्लास में, जाते टाइम ऑफिस में मेरे से मिले बिना मत चले जाना, तुम्हारी धुनाई किए बिना आप छोड़ूंगा नहीं। तुम आए नहीं इसीलिए नहीं पिट रहे हो, अंतर समझना। तुम आए नहीं इसलिए नहीं पिट रहे हो, तुम आए नहीं, तुमने उसका कारण मुझे नहीं बताया इसलिए पिट रहे हो। और एक्चुअली वो कारण तुम्हें नहीं बताना था, वो कारण बताना था तुम्हारे पेरेंट्स को। तुम्हें सुनूंगा ही नहीं, तुम इसलिए पिट के जाओगे आज। और आगे से ध्यान रखने का, तुम समझ ही रहे हो मैं छोड़ने के मूड में हूं ही नहीं किसी भी कीमत पे। चलो भैया आर्यन बाबू, फोर्स का फॉर्मूला वेक्टोरिकली बता दो। ओहो, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में वी क्रॉस बी, ये कह रहे हैं साहब। चलो बड़ा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है भैया, शाबाश बाबा। ये ज्ञानेश्वर बैठा पीछे। ज्ञानेश्वर एक बात बता यार, अगर मैं इस फोर्स के फॉर्मूले में थीटा को 0 कर दूं तो फोर्स कितनी आएगी? मैक्स आएगी। ओके क्रिश, हाँ हाँ, मिनिमम क्या मतलब है इस बात का? थीटा 0 डिग्री होने का क्या मतलब है? थीटा अच्छा मूव नहीं कर रहा, ये मतलब है इस बात का। बहुत सही। चलो भैया क्रिश बाबू बताएंगे, थीटा 0 डिग्री हो रहा है तो फोर्स कितनी लगेगी? क्यों? अच्छा थीटा 0 डिग्री होने का मतलब क्या है? उसके बीच में एंगल नहीं बनना। प्रैक्टिकली क्या कैसे कह सकते हैं इस बात को क्रिश? इस बात को प्रैक्टिकली कैसे कह सकते हैं कार्तिक? नहीं ये वाला कार्तिक, तेरे से आखिरी में पूछूंगा बढ़िया सवाल। अच्छा मैंने नहर वाला एग्जांपल दिया था कार्तिक, प्लीज एक्सप्लेन। ठीक है खड़ा हो। और स्टेट एक्सपेरिमेंट में निडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? करंट की जो डायरेक्शन होगी। मैंने कोई रूल बताया था? स्नो। स्नो का मतलब बताओ। साउथ नॉर्थ। हाँ आगे। हर बच्चे से सवाल अलग तरीके का पूछता हूं मैं, यही खासियत है मेरी। तू बैठ जा, तू बैठ जा, तू भी बैठ जा, तू बैठ जा रे, तू बैठ जा चिरकुट। तुम दोनों चिरकुट बैठ जाओ। नहीं एक मिनट, तुम दोनों चिरकुट बैठ जाओ। तुम बैठ जाओ यादव साहब। पिंडाले जट। अरे किससे पूछा था? हाँ स्नो 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 स्नो। चल रहा बता स्नो। सर साउथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, साउथ करंट साउथ से नॉर्थ जाएगा तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो टुवर्ड्स वेस्ट होगा। डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स खड़ी तो सवाल नया। इसके अलावा भी कोई रूल का नाम लिया था मैंने डायरेक्शन बताने को? इसके अलावा भी किसी रूल का नाम लिया था क्या? इसके अलावा भी किसी रूल का नाम लिया था क्या? लिया था, कॉम्प्लेक्स सा था, याद नहीं आ रहा। चल स्नो इसने सही बताया है। क्या है स्नो? जब चार्ज पार्टिकल साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी डिफ्लेक्शन वेस्ट साइड। जब चार्ज पार्टिकल नहीं, जब चार्ज पार्टिकल साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी डिफ्लेक्शन वेस्ट साइड होगी। किसकी डिफ्लेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन वेस्ट साइड होगी। शाबाश। चलो बताओ मानवी जी स्नो एक्सप्लेन कर दो। सर जैसे अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के मतलब
वर्टिकली किसी मैग्नेटिक निडल को रखें, कंपास निडल को बेसिकली, दोबारा बोलियो। जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के वर्टिकली सॉरी सर लाइक मैं सुन रहा हूँ। वर्टिकली किसी कंपास निडल को रखेंगे और उसमें साउथ से नॉर्थ उसके मतलब निडल के साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ अगर करंट का फ्लो होगा तो जो निडल की डिफ्लेक्शन होगी वो वेस्ट साइड होगी। कौन सी निडल की, कौन से साइड की डिफ्लेक्शन वेस्ट साइड होगी? नॉर्थ साइड। बह जा, बह जा। तूने क्या बताया था? बैठ जा। तुझसे क्या पूछा था मैंने? बताया नहीं ना तूने? बताया था इसने? हाँ, बैठ जा। लग रहा है आज मतलब तेरे सितारे ठीक चल रहे हैं। 2 ही लोग रह गए ना, और तो कोई नहीं बचा। बचाया गया, पीछे कौन है छुपा बैठा जो? हाँ अच्छा, ये तो एब्सेंट था ना। ओहो कन्या। एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में आया एक प्रोटॉन, मैंने उस प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। बताओ उस पे फोर्स का फॉर्मूला। क्यू वी साइन थीटा। कार्तिक शाबाश, बैठ जा। 0 मैंने बोला, मैंने रख दिया। सवाल ध्यान से सुनी नहीं रही हो। रख दिया का मतलब v क्या हो गया? 0। तो f बराबर 0। तो कुल मिला के ये तुम्हारी बहुत शिद्दत से की हुई तैयारी है। इतना सा मैग्नेटिज्म पढ़ाया था पिछली क्लास में। कितनों को फोर्स का फॉर्मूला ही याद नहीं है? कितनों को वेक्टोरिकली पेयर सही से याद नहीं है? कितनों को स्नो भी सही से याद नहीं है? एक्चुअली क्या है ना, इवैल्यूएशन 2 वैरायटी की होती है। एक होती है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। स्माइल प्लीज, अच्छी आएगी फोटो, हंसोगे तो। इधर देखें। हाँ, मुंडी नीचे नहीं करें कुलदीप बाबू। हाँ, अब तुम सोच रहे हो कि मैंने फोटो क्यों ली। तुम्हारी फाइल में तुम्हारे किस्से भी तो अपलोड करने हैं कि मैंने तुमसे सवाल पूछे और तुमने जवाब नहीं दिया। हर क्लास में तुमसे सवाल पूछे जाएंगे और हर क्लास की पहली 10 मिनट इसी के नाम जाएंगी। आगे से मैं बताए दे रहा हूं, अगर मेजॉरिटी याद नहीं करके आए पिछली क्लास का तो अगली क्लास पढ़ाऊंगा ही नहीं, सिलेबस आगे बढ़ाऊंगा ही नहीं अगर पढ़ के नहीं आए तो। और वो बच्चे जो पढ़ के आए हैं उनके नुकसान के जिम्मेदार तुम लोग ही होगे, वो सभी लोग जो पढ़ के नहीं आए। आई बात समझ में? ज्यादा दिन अगर लगातार ऐसे ही तुम स्टैंड अप की पोजीशन में रहे मेरे क्लास में, ये गेट रहा, इस पर लॉक नहीं है, ये खुला हुआ है, मैं तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर दूंगा। अपने आराम से तसल्ली पूर्वक घर पे पढ़ाई करो, हम नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि तुम ही लोग हो फिर घर पे जाके चिल्लाते हो हमको तो साहब समझ नहीं आ रही, रिजल्ट तुम्हारा आता नहीं। और रियलिटी ये है कि मेहनत करना तुम लोग चाहते नहीं। हर क्लास में मुंह उठा के ऐसे ही चले आते हो, कॉपी उठा के। तुम्हें क्या लगता है मैं देख नहीं रहा, मैं ऑब्जर्व नहीं कर रहा? एक एक आंख को पढ़ने की कोशिश करता हूं मैं। तुम्हारी शक्ल देख के बता सकता हूं कौन से को कितना आता है। 15 साल हो गई मुझे भाई यही काम करते करते। सारी हवाबाजी धरी रह जाएगी 1 साल बाद। कोई नहीं, कुत्ता भी नहीं पूछेगा तुम्हें। अभी तो तुम्हारी बहुत पूछ हो रही है ना, घर वाले कह रहे हैं बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, रिश्तेदार पढ़े। 12वीं पास होते ही गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा तुम्हें तुम कौन थे। तुम्हारे जैसे लाखों निकलते हैं हर साल, कमी नहीं है तुम्हारे जैसों की। यहाँ
10-10 लाख बच्चे पेपर देते हैं हर साल 12वीं का, उनमें से कितने पंचर बना रहे हैं ये भी नहीं पता होगा तुम्हें। सारे थोड़ी डॉक्टर बन जाते हैं भाई, ठेले भी तो लगाएंगे, दर्जी भी बनेगा कोई। वैसे तो तुम बहुत अच्छे लोग हो, सबको बराबर न्याय का मौका दे रहे हो, सारे काम जरूरी हो ना, समाज रुक जाएगा। समाज को चलते रहना भी जरूरी है। ज्यादा दिन डिफॉल्टर की लिस्ट में आए नाम काट दूंगा भाई, पढ़ के आओ मेरी क्लास में। क्या करके आओ? पढ़ के आओ भाई, हर क्लास में सुनूंगा। कल से शुरुआत करी थी मैंने, अब से मतलब कल वाले बैच से शुरुआत करी थी मैंने, और अब से हर क्लास में क्वेश्चन पूछूंगा जो पिछली क्लास में पढ़ा दिया। यहाँ ऐसे मुंह उठा के चले आने की जरूरत नहीं है, थोड़े दिन में मार भी मारनी शुरू करूंगा, ठीक है। 4 पेज मैग्नेटिज्म के पढ़ लिए, बन गए हीरो, हो मैं लाऊंगा 100 में 200 नंबर। भाई 10वीं नहीं है भाई, समझो। गधेड़े लोग, अव्वल दर्जे गधे। मैग्नेटिज्म, कौन सा टिज्म? क्या फॉर्मूला पढ़ा था? ले भाई ले, फॉर्मूला पढ़ा था। हाँ भैया, फॉर्मूला क्या था? एफ वेक्टर बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस, या इसी को हमने लिखा था एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। एफ बराबर क्यू वी बी साइन, एफ और वी परपेंडिकुलर है, एफ और ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के। चलो भाई साहब, बाकी सब पढ़ लिया था। थीटा 0 पे क्या होगा, थीटा 90 पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, उस पे क्या होगा, सब पढ़ लिया था। बहुत बढ़िया। हेडिंग लिखो, मतलब एक लाइन लिखो, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एसआई यूनिट of magnetic field is Tesla. SI unit of magnetic field is Tesla. इसका सिंबल है कैपिटल T, ठीक है। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। सुन, टेस्ला को और करके लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला को और करके क्या लिख सकते हैं? वेबर पर मीटर स्क्वायर। WB क्या है? वेबर। ये भी एक वैज्ञानिक का नाम है, टेस्ला भी एक वैज्ञानिक का नाम है, निकोला टेस्ला के नाम पे ये यूनिट दी गई है। खैर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या है। इंपॉर्टेंट एक सवाल है, समझो ध्यान से। और सवाल क्या है? मान ले एग्जामिनर मुझसे पूछ ले, डिफाइन 1 टेस्ला। मान ले एग्जामिनर ने सवाल पूछ लिया कि भाई क्या डिफाइन कर। अब 1 टेस्ला को कैसे डिफाइन किया जाए, आओ जरा समझो। भाई साहब, फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है क्यू वी बी साइन। फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है? क्यू वी बी साइन। यहां से ध्यान से देख, अगर मैं बी का फॉर्मूला बनाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं? एफ अपॉन में क्यू वी साइन थीटा। भाई बी का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या लिख सकता हूं भैया? एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। ध्यान से समझ, अगर मैं ये चाहता हूं कि बी की वैल्यू 1 हो, अगर बी की वैल्यू कितनी हो? बी की वैल्यू कितनी हो? तो यार राइट हैंड साइड की सारी चीजों को क्या होना पड़ेगा? 1। राइट हैंड साइड की सारी चीजों को क्या होना पड़ेगा? तो देख, अगर मैं ऐसे लिख दूं, ठहर जा, मैं लेट कर लूं कि लेट फोर्स इज 1 न्यूटन, चार्ज इज 1 कूलम, वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड और थीटा 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? अगर मैं ये सब लेट कर लूं तो राइट हैंड साइड पे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तभी बी बराबर कितना टेस्ला आएगा? 1 टेस्ला। देख, डेफिनेशन इसी डेटा से बनाऊंगा तेरे सामने, देख ले कैसे बनाऊंगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है।
magnetic field at a place is said to be 1 Tesla when a charge of 1 coulomb moving with a velocity of 1 meter per second perpendicular to the field experiences a force of 1 Newton. हिंदी में बोलूं? हिंदी में बोलता हूं, किसी भी जगह की मैग्नेटिक फील्ड को 1 टेस्ला तब कहेंगे जब उस जगह में अगर 1 कूलम का चार्ज हो 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो। प्रगुण अगर मेरी बात सुन लेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। 1 कूलम का चार्ज हो 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो, फील्ड के कैसे चल रहा हो? फील्ड के कैसे चल रहा हो? और उस पर फोर्स कितनी लगे? कितनी फोर्स लगे? तब हम कहेंगे कि उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। बात समझ में आई? अच्छा, एसआई यूनिट तो टेस्ला है, सीजीएस यूनिट क्या है? गॉस। शाबाश। सीजीएस यूनिट जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या है? गॉस। सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस। बोलो क्लियर है भाई? यहां तक लिखो, फिर मैं डेफिनेशन बोलूंगा। ये चीज लिखो इसके नीचे, फिर मैं डिक्टेट करूंगा डेफिनेशन। डिक्टेट करूं? लिखो, मैग्नेटिक फील्ड at a place is said to be 1 Tesla. Magnetic field at a place is said to be 1 Tesla when a charge of 1 coulomb moving with a velocity of 1 meter per second, moving with a velocity of perpendicular to the field, experiences a force of 1 Tesla. Sorry, 1 Newton. Oh, I'm sorry. I am sorry. Experiences a force of 1 Newton. अच्छा, इधर देख जरा ध्यान से, मेरी बात को समझ। B का फॉर्मूला इधर देखियो, अपन ने क्या बनाया? F अपॉन में क्यू वी साइन थीटा। B का फॉर्मूला अपन ने क्या बनाया? F अपॉन क्यू वी साइन। अच्छा देखियो, अगर मैं यहाँ पे फोर्स की यूनिट रख दूं, बोल भाई फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। भाई चार्ज की यूनिट क्या होती है? भाई वेलोसिटी की क्या यूनिट होती है? मीटर पर सेकेंड। और एंगल की कोई यूनिट? तो तू ध्यान से देख, बी की यूनिट क्या बनी? न्यूटन पर कूलम पर मीटर सेकेंड। ये भी हो सकती है लेकिन ये यूज नहीं होती। यूज हमेशा क्या होती है? टेस्ला। यही टेस्ला के बराबर है। यही किसके बराबर है? अच्छा, इसी फॉर्मूले से डायमेंशंस भी निकाल सकते हो भाई। इसी फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो? अच्छा, फोर्स की डायमेंशन बोलियो। mlt-2। शाबाश। चार्ज की डायमेंशन, वेलोसिटी की, एंगल की कोई डायमेंशन। तो देख, एल ने एल को मार दिया, टी ने टी को, ये ए ऊपर चला जाएगा तो डायमेंशन क्या बनेगी? ma-1t-2। ये डायमेंशन तुम्हें याद होनी चाहिए। आगे चल के अगली यूनिट में हम पढ़ेंगे लेंज लॉ। कौन सा लॉ? वहां इसकी जरूरत पड़ेगी, उतार ले। रात को 2 बजे भी अगर कोई पूछ लेना सोते सोते कि भाई बी की डायमेंशन क्या होगी? भाई ma-1t-2। तुम्हें फिजिक्स बिल्कुल वैसे आनी चाहिए, थ्योरी जैसे मुझे याद है। उस दिन तुम समझना कि तुमसे सवाल निकलने शुरू होंगे। अभी तो तुम थ्योरी के ही पक्के नहीं हो। बिना थ्योरी का पक्का हुए न्यूमेरिकल नहीं होते फिजिक्स के भाई।
नाम देख के घबराना नहीं है। बायोट सेवर्ट लॉ। नाम है ये बायोट सेवर्ट लॉ। इनके मम्मी पापा को यही अच्छा लगा था, उन्होंने ये नाम रखा। बायोट अलग है, सेवर्ट अलग है, ये दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं। हाँ, दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक मिलके लॉ दिया। अब देखो, मैं पहले लॉ का मर्म तुम्हें समझा देता हूं, ये लॉ क्या कहता है, कैसे कहता है, क्या प्रोग्राम है इसका, क्योंकि फिर हम फॉर्मूले पे चलेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हम फॉर्मूले पे चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तुम रो भी सकते हो, इसलिए मैं पहले बता दूं कि क्या है। देखो, जब तुम लोग 10वीं क्लास में थे तो तुमको एक तमाशा सिखाया गया होगा कि जैसे ये तार है, इसमें करंट है I, तो तुम्हें बताया गया होगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनाएंगे। राइट हैंड थंब रूल तुम्हें सिखाया गया होगा कि भैया होल्ड द वायर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ, देन द डायरेक्शन इन विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रोटेट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ magnetic field. The direction of the curvature of the finger gives us the direction of magnetic field lines. So basically ऐसे फील्ड लाइन जाएंगी, तो चलो फील्ड लाइन बना लिए, चलो ऐसे बन गई, ऐसे बन गई। ये 10वीं में सिखाया। क्या नहीं सिखाया, अब वो समझ लो कि ये तार है, इसमें करंट है I, ये पॉइंट है मान ले कोई भी P, और इस सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ हम लोग को पढ़ना था भाई बेसिकली, है ना भैया? क्या पढ़ना था? बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ। मैं बता रहा था, बताते बताते लाइट चली गई थी, और लेकिन मैं बेशरम था, फिर भी मैंने थोड़ी देर कंटिन्यू किया। अच्छा हुआ उस दिन तुम चले गई, क्योंकि लाइट आई 5:15 बजे, 5:15। तो हाँ, तो मतलब फिर 11th वाली क्लास भी उस दिन जो है बेसिकली कैंसिल ही हो गई थी। उस दिन फिर मैंने पूरी छुट्टी मनाई। उसके बाद मेरी एक और क्लास थी, फिर मैंने वो भी क्या कर दी, एंड टू एंड कैंसिल कर दी। हमने कहा ज़्यादा टेंशन लेते नहीं है, कैंसिल कर देते हैं। आओ, तो आज हम बिल्कुल चर्चा करेंगे बायोट सेवर्ट लॉ के बारे में। और बायोट सेवर्ट लॉ, जैसा मैं पिछली क्लास में भी तुम लोग को बता रहा था कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है। क्या बताता है? लेकिन पूरी वायर की वजह से नहीं बताएगा, उसके एक बहुत छोटे से हिस्से, है ना, उसके सेगमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बताएगा। कौन सा लॉ भाई? बायोट सेवर्ट लॉ। बहुत बढ़िया, तो आज लिखना शुरू करेंगे। लिखिए जरा, बायोट सेवर्ट लॉ में लिखेंगे, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। It is an experimental law given by Biot and Seward. It is an experimental law given by Biot and full stop. This law gives magnetic field. This law gives magnetic field due to a very small current carrying element. This law gives magnetic field due to a very small current carrying element. तो ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, और एक्सपेरिमेंटल लॉ का मतलब समझो, मतलब इस लॉ को करके देखा गया, इसके पीछे की कोई थ्योरी नहीं है, बेसिकली इसको परफॉर्म किया गया। करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है। तो किसने दिया ये लॉ भाई? बायोट ने दिया, और किसने दिया? सेवर्ट ने दिया। दो अलग अलग लोगों ने मिलकर के बेसिकली ये लॉ हम लोगों को दिया। लॉ का नाम रखा गया कौन सा लॉ? बायोट सेवर्ट लॉ। अब बहुत शांति से हम समझते हैं कि ये लॉ बेसिकली क्या है, किस प्रकार से ये आगे की डायरेक्शन में जो है प्रोसीड करेगा। आइए देखिए, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल इधर फोकस करेंगे अच्छे से, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास में ये एक वायर है,
ये हिस्सा है वायर का x और ये वाला हिस्सा है वायर का y। हम ये लेट कर रहे हैं भाई कि इस वायर में से I करंट पास हो रहा है। कितना करंट पास हो रहा है? और इस I करंट की वजह से ये कोई एक पॉइंट P है, मैं इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं बायोट-सेवर्ट लॉ से। और ऑब्वियस सी बात है, इस पूरी वायर की वजह से बायोट-सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा नहीं। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इस वायर पे बहुत छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर कर लूंगा। जैसे ये मैंने मान लिया A और ये मैंने क्या मान लिया, और मैंने इसकी लेंथ कंसीडर कर ली DL। मैंने इसकी लेंथ क्या कंसीडर कर ली? हाँ ना बोलो भाई, लेंथ कंसीडर कर ली। DL का मतलब है वेरी स्मॉल लेंथ। DL का क्या मतलब है? वेरी स्मॉल लेंथ। मैंने इसकी लेंथ कंसीडर कर ली भाई DL। और मैंने क्या काम किया है, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, ये दूरी मैं मान लेता हूं R, और ये एंगल मैं क्या मान लेता हूं? थीटा। दूरी मान लेता हूं R और एंगल क्या मान लेता हूं? थीटा। तो ये सारी चीजें मैंने कंसीडर कर ली। सबसे पहली बात, डायग्राम समझ में आया? XY एक वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है। XY क्या है? वायर है जिसमें से क्या पास हो रहा है? करंट पास हो रहा है। करंट की वैल्यू I, बहुत छोटा सा एलिमेंट मैंने मान लिया AB, इसकी लेंथ मैंने मान ली DL। पॉइंट P पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। पॉइंट P पे मुझे क्या पता करना है? मैग्नेटिक फील्ड। आओ, तो जब ये सारा हो जाए उसके बाद में हम अब थोड़ी सी स्टडी आगे बढ़ाएंगे। हम लिखेंगे इट वॉज फाउंड दैट, ये पाया गया। क्या पाया गया? कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है P पर। अच्छा, अब एक बात सोचो, क्योंकि ये करंट कैरिंग एलिमेंट बहुत छोटा है, तो P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी वजह से वो भी तो बहुत छोटी होगी, उसकी वैल्यू भी बहुत ही कम होगी। हाँ ना बोलो? तो उसकी वैल्यू को मान लो, मैंने मान लिया DB। बहुत स्मॉल वैल्यू को D से ही कंसीडर करेंगे। तो ये पाया गया कि DB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, लेट दिस बी 1। DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है DL के, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर। और देन DB इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर। ये सब पाया गया। अब अगर मैं इन चारों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूं और मैं लिख दूं कि फ्रॉम 1 2 3 एंड, हम ये कह सकते हैं कि DB इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा डिवाइड बाय R का। IDL साइन थीटा डिवाइड बाय R का। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो इक्वलिटी आएगी और कांस्टेंट आएगा। एक कांस्टेंट लगा देते हैं भाई, DB बराबर K IDL साइन थीटा डिवाइड बाय R का, where K is a constant and it is called magnetic constant. K is a constant and it is called what? Magnetic constant. सही है भाई? वैल्यू जो होती है K की, वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन, K की वैल्यू डिपेंड करती है दो बातों पे। कितनी बातों पे? दो बातों पे। नंबर 1, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन P एंड AB, कि भाई इन दोनों के बीच में क्या है? भाई इन दोनों के बीच में हवा भी हो सकती है भाई, वैक्यूम भी हो सकता है भाई, हो सकता है पानी में रखे हों, मिट्टी के तेल में रखे हों, पेट्रोल में रखे हों, किसी में भी रखे हो सकते हैं। तो इनके बीच में मीडियम क्या है? एक तो इस पे डिपेंड करेगा। सेकंड, कुछ कुछ याद आना चाहिए तुम्हें, ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ, फॉर एग्जाम्पल फॉर CGS सिस्टम K की वैल्यू इज 1। कुछ कुछ याद आया? कहां पर आया था ये? कूलम्स लॉ में। कहां पढ़ाया था?
कि सीजीएस यूनिट के लिए के की वैल्यू एसआई के लिए वहां क्या आती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो यहां पर एसआई के लिए क्या आएगी? फॉर एसआई के इज इक्वल टू बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगी। अरे वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला था भाई, वो तो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला था, ये मैग्नेटिज्म है तो यहां पे कांस्टेंट बदलेगा। यहां पे के की वैल्यू आएगी म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई। यहां पे के की वैल्यू क्या आएगी? म्यू नॉट डिवाइड बाय, तो के बराबर क्या हो गया? म्यू नॉट डिवाइड बाय वेयर व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, नॉट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वहां पे एप्सिलॉन नॉट था, वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी थी, यहां पर म्यू नॉट है, ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है। ये क्या है? एब्सोल्यूट। तो म्यू नॉट बराबर हो गया भाई एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अरे हाँ ना बोलो। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। यूनिट तुम देख सकते हो, निकाल सकते हो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली एसआई में अगर इस फॉर्मूले को लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड के को, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर का। ये बिल्कुल वही फॉर्मूला एक तरीके से बना जो कि कूलम्स लॉ में बनता है, बस अंतर इतना है कि वहां पे परमिटिविटी यूज होती है और यहां पे क्या यूज होगी? परमिएबिलिटी। परमिटिविटी ये बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में से कितना पास होगा, परमिएबिलिटी ये बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में से कितना पास होगा। दोनों क्वांटिटी सेम तरीके से काम करती हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए। हाँ ना बोलो भाई। तुम्हारी शक्लें उतरी उतरी सी लग रही हैं, लेकिन तुम्हारी शक्लें उतरने का मैं कुछ नहीं कर सकता। जो चीज ऑलरेडी टफ है वो टफ ही रहेगी, जो चीज ऑलरेडी क्या है वो क्या रहेगी, उसको समझने के लिए दिमाग लगाना ही पड़ेगा। और इसलिए ये सब बातें तुम्हें 10th में नहीं सिखाई गई, क्योंकि अगर तुम्हें ये सब बातें 10th में सिखाते तो तुम 10th में फेल हो जाते। इसलिए तुम्हें अब कहां सिखाई जा रही हैं? 12th में। हाँ ना बोलो। ये है बायोट-सेवर्ट लॉ। ये कौन सा लॉ है? डीबी का फॉर्मूला क्या निकाला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। इसको याद कर लेना, पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड स्केलर है वेक्टर है? वेक्टर। इसका मतलब इस फॉर्मूले को भी हम कैसे लिख सकते हैं? अब देख समझ, मैं लिखता हूं इसको वेक्टोरिकली। देख आजा ध्यान से, किताबों वाला फॉर्मूला लिखता हूं मैं। डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। बोल सही है भाई। आई क्रॉस डीएल क्या हो जाएगा? आई डीएल साइन थीटा। लेकिन ये फॉर्मूला है गलत, कई किताबों में भी लिखा हुआ है ये, लेकिन ये फॉर्मूला ऑल टुगेदर गलत है। और उसका कारण मैं बता देता हूं, क्योंकि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तुम करंट को वेक्टर नहीं ले सकते। बहुत सारी किताबों में दिया है ऐसे, एनसीईआरटी का नहीं पता मुझे, ठीक है, लेकिन तुम करंट को वेक्टर नहीं ले सकते। अब क्योंकि हम करंट को वेक्टर नहीं ले सकते तो फिर क्या करें? आओ अब इसमें दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। हम इसी फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर का क्यूब। मैंने क्या किया? मैंने आर से ऊपर मल्टीप्लाई करी है और आर से ही डिवाइड, तो नीचे तो आर का क्यूब हो गया, ऊपर एक आर एक्स्ट्रा आ गया। अब इसको हम वेक्टोरिकली लिखेंगे ऐसे, डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ब्रैकेट में
डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का डीएल आर साइन थीटा, आर क्यूब, आर से आर कटेगा वही बन जाएगा। लेकिन बायोट-सेवर्ट लॉ का करेक्ट मैग्नेटिक वर्जन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ये है। ये वर्जन एक बारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सवाल के तौर पर भी पूछा जा चुका है 4 ऑप्शन के साथ, और सभी में थोड़ा माइनर सा अंतर। जब 4 ऑप्शन आएंगे तो थोड़ा सा इधर उधर हल्का फुल्का अंतर करके, किसी में आर क्रॉस डीएल, किसी में डीएल क्रॉस आर, किसी में नीचे आर का स्क्वायर, किसी में नीचे वेक्टर नहीं, तो ये 4 ऑप्शन करके जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सवाल आ चुका है। इसका करेक्ट वर्जन ये है। बात पल्ले पड़ी, ये बात समझ आ गई। आई क्रॉस डीएल क्यों नहीं किया जबकि वो सटीक फॉर्मूला बनता? क्योंकि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट एक वेक्टर क्वांटिटी, करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट कैसी क्वांटिटी है? टेंसर। करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट ना पूरे तरीके से स्केलर है ना पूरे तरीके से। करंट में डायरेक्शन होती है, क्योंकि जब तुम बनाते हो एरो, वो डायग्राम किरचॉफ लॉ करके आए हो तो एरो तो लगाते हो ना। करंट में डायरेक्शन, उसके बावजूद भी वो वेक्टर अलजेब्रा के नियम को मानता, तो दिशा होने के बावजूद भी वो नियम को नहीं मान रहा, इसीलिए वो कैसी क्वांटिटी है? ये तीसरे तरीके की क्वांटिटी होती हैं जो ना स्केलर होती है और ना वेक्टर। बात समझ में आई? तो ये लिख लो बायोट-सेवर्ट लॉ का कौन सा रूप? वेक्टोरिकली। उतार, जल्दी से उतारो। हाँ हाँ बिल्कुल काट लो ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे बात। और कहीं तुम्हारे स्कूल के मास्टर जी मास्टरनी ऐसे ही अगर लिखवा रहे हो तो उनको बिल्कुल कुछ मत बोलना, लिखवाने देना। तुम भी उतार के घर चले आना सीधे चुपचाप, बिना किसी फालतू की बकवासबाजी के। हीरोगर्दी की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर के हाथ में 30 नंबर हैं प्रैक्टिकल के। कर सकते हैं फिर बोर्ड में तो तू सही लिखेगा ना गधे। अच्छा, मतलब तू बेटा मंगल ग्रह से आया है? अच्छा, किसी और, तो हम क्या करें? हम थोड़ी शायद दुनिया का ठेका लिया हमने। हाँ भाई, अरे आया नहीं आया? भाई कृष्ण आया नहीं आया? छुट्टी मारने लगा है तू? नहीं आया था आज तो। हाँ नीट में भी आया। हाँ नहीं हटा रहे भाई। चलिए चलिए शाबाश, हो गया? हो गया भाई? बढ़े आगे? आओ अब सीखेंगे एक बिल्कुल नवी टेक्निक। देखो, हाउ टू फाइंड, इधर समझ लो। अब क्योंकि ये रट्टे का विषय नहीं है तो केवल समझने का ही विषय है, समझ लो। हाउ टू फाइंड द दिशा ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हम कैसे पता करें? गंभीर सवाल। कैसा सवाल? अब हाँ सही है। मान लो ये मैं कंसीडर कर रहा हूं एक जामफल 1, और मान लो इस तार में से करंट जा रहा है आई। करंट कितना जा रहा है? आई। मैं तुमसे कहता हूं कि यह एक पॉइंट है P। आपको पता लगाना है कि P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरफ होगा। मैं पहले जरा आपको
कक्षा 10 का रिकैप मैं आपको करा देता हूं। कक्षा 10 में आपको क्या सिखाया गया था कि होल्ड द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड such that the thumb represents the direction of current, then the direction of rotation of fingers gives you the directions of magnetic field lines. Lines आपको बनानी सिखाई गई थी, है? अब ये 10वीं की बात थी, ठीक है? नहीं, गलत नहीं थी, सही थी। अब लेकिन मेरे पास आए हो तो मैं कुछ नया सिखाऊंगा, और ऐसा कि इतना लंबा कलेश ना करना पड़े, कुछ आसान, जैसे हम थोड़ा जल्दी जल्दी थोड़ा कर सके, मतलब, है ना? तो अब कैसे करें, सुनो। सीधे हाथ के अंगूठे को करंट के साथ अलाइन कर दो, उंगलियों को उस पॉइंट की तरफ ले जाओ जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। सही है? जिस दिशा में हथेली पॉइंट करे वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। हथेली किधर जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। खत्म। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अगर मैं यही पॉइंट यहां पे ले लूं Q, तो किधर हो जाएगा? आउटवर्ड्स। कैसे हो जाएगा? ओके। 10वीं के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाऊं? देख देख बनाती, देख बनाती, देख बनाती, देखियो, देख कैसे बनेगा, देख यूं, ऐसे बनेगा। अच्छा, ऐसे उंगली ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रहा है? यूं। तो यहां से गया अंदर और यहां से आया, वही तो मैंने भी बताया। अरे वही तो मैंने भी बताया, हाँ ना बोलो बे। अरे इधर से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाएगी तो इधर से हाँ ना बोलो। इसलिए इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इधर से नहीं आया। नियम समझ आ गया? पक्की बात? ये था एग्जाम्पल 1। आओ एग्जाम्पल 2। अरे 1 पे कब तक पढ़ा रहेगा रे? एग्जाम्पल 2। मान ले करंट आई डाउनवर्ड्स, बोल मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, बाहर। ये देख जिग 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 जिग, बाहर डॉट। इधर बोल, इधर बोल, लगा के देखा है ऐसे ही बस? अंदर। हाँ ना बोलो। अरे बोल सही है क्या? अरे बोल सही है क्या भैया? अरे बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल वायर करंट आई, यहां पे बोलो फील्ड अंदर बाहर, अंदर बाहर, बाहर। यहां पे बोलो, अरे बोलो। एग्जाम्पल 4। करंट, इसकी वजह से यहां बोल फील्ड अंदर बाहर, फील्ड अंदर बाहर, अंदर बाहर। अंगूठा करंट के साथ, उंगली उस पॉइंट की तरफ, हथेली किधर आया तो मैग्नेटिक फील्ड किधर? हाँ ना बोलो। मैग्नेटिक फील्ड बाहर। तकनीक समझ आ गई? तकनीक बिल्कुल समझ आ गई। इसमें कोई दिक्कत वाली बात? उतार लो और हिंदी में नियम लिख लेना भाई। नियम लिख लेना, ऐसे क्रॉस और डॉट पल्ले नहीं पड़ेगा तुम्हारे। नियम लिख लेना एकदम हिंदी में। सीधे हाथ के अंगूठे को करंट के साथ रखें, उंगलियों को उस पॉइंट की तरफ ले जाएं जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो जिस दिशा में हथेली पॉइंट करेगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ज्यादा अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है, ऐसे हिंदी में लिख लो। हाँ बेटा, हाँ मैग्नेटिक फील्ड लूप बनाता है बिल्कुल। ये अरे इलेक्ट्रिसिटी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाया था तो अंतर नहीं बताया था कि एक ही अंतर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूअस होगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यही फर्क है भैया।
मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस होती है, ये लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लूप नहीं बनाती है। रात के 2 बजे भी कोई पूछे तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लूप नहीं बनाते हैं। बढ़ाऊं स्लाइड भाई? यस सर। चलो जी, लिखो नियम। नियम लिखेंगे भैया सभी लोग। ये ऑनलाइन में जो बच्चे बैठे, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूं मीटिंग को, फिर रूल बोलना शुरू करूंगा, फटाफट से रीजॉइन करना। जिंदगी बात नहीं, नो चर्चा, चर्चा केवल मैं करेगा। लिखो भैया नियम, लिखो। सीधे हाथ के अंगूठे को, सीधे हाथ के अंगूठे को करंट की दिशा में रखें। सीधे हाथ के अंगूठे को करंट की दिशा में रखें और उंगलियों को उस पॉइंट की तरफ लेकर जाएं और उंगलियों को उस पॉइंट की तरफ लेकर जाएं जहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, जहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो जिस दिशा में जिस दिशा में हथेली पॉइंट करेगी, जिस दिशा में हथेली पॉइंट करेगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है भैया? देख पा रहा हूं कई लोग हिंदी लिखने में स्ट्रगल कर रहे हैं, कई हथेली को पाम लिख रहे हैं, कई हिंदी को भी इंग्लिश में लिख रहे हैं हिंदी को भी इंग्लिश में लिख रहे हैं। देख रहे हो मतलब क्या कमाल है। मतलब ऐसा आपको केवल हमारे ही सुंदर देश में देखने को मिल सकता है भाई साहब, समझ रहे हो? हिंदी बस मेरे को लग रहा है ये बालक बहुत अच्छी हिंदी लिख रहा है, शाबाश, थी राइटिंग बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो भाई, अरे बहुत अच्छे, शाबाश। लिख लिया सभी ने? नियम समझ में आ गया? इस नियम का कोई नाम नहीं है, ये स्वयं बनाया हुआ, इसलिए इसका कोई नाम नहीं है। ये आपको कहीं ऐसे किसी नाम से नहीं मिलेगा। बोलो क्लियर है? हाँ ना बोलो भाई। अब लिखो एप्लीकेशंस। आप लिखेंगे क्या? एप्लीकेशंस बायोट-सेवर्ट लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक है भाई? देखो बात को समझो। पहले कई सारी एप्लीकेशन इसकी हमारे सिलेबस में थी, लेकिन कोरोना आया और इसकी कई एप्लीकेशंस को अपने साथ ले गया। अब केवल एक ही एप्लीकेशन बची है भाई, और वो है मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक एट द सेंटर ऑफ a circular coil carrying current. बहुत सीधी सी बात है, कोई खास बात तो है नहीं। आओ देखो जरा, टाइम पास एकदम। ये मान लो एक सर्कुलर कॉइल है, अब जो है अब ऐसे ही रहेगी तो इसमें से तो करंट पास नहीं करा सकता ना। तो मैंने क्या काम किया, मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसे यहां से ना काट देता हूं। ये मैंने काट दिया इसको, और ऐसे जोड़ दिया इसको यूं। हम मान रहे हैं इसमें आई करंट है। कितना करंट है? तो यार यही करंट यहां से भी पास होगा, हाँ ना बोलो? कह रहा है अगर इसका सेंटर में मान लूं ये है O, और सेंटर से इस पॉइंट की दूरी जो इसकी रेडियस है मैं मान लूं R, तो कह रहा बता इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? वैल्यू क्या पूछ रहा है? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। और ये हमको करना है किसकी मदद से? बायोट-सेवर्ट लॉ की मदद से हमको मतलब ये वैल्यू जो है भैया निकालनी है। अब एक बात तय है भैया, बायोट-सेवर्ट लॉ भैया पूरे सर्कल के लिए भैया नहीं लगेगा, इसके बहुत छोटे से हिस्से के लिए लगेगा। तो आओ एक बहुत छोटा सा हिस्सा मान लेते हैं, यह पॉइंट मान लेते हैं A, यह पॉइंट मान लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन मान के इसको क्या मान लेते हैं? अरे भाई सर्कल का बहुत छोटा सा हिस्सा वैसे भी स्ट्रेट लाइन होता है भैया, इसकी बहुत छोटी सी लेंथ हमने क्या मान ली? ओके बहुत बढ़िया। तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? अरे सीधी लाइन जो एंगल बनाती है वो कितना डिग्री होता है? सर्कल का बहुत छोटे से छोटा हिस्सा कितना डिग्री होगा? स्ट्रेट लाइन डिग्री नहीं होगा, सर्कल का बहुत छोटे से छोटा हिस्सा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? और स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाएगा वो कितना डिग्री बनाएगा? बहुत बढ़िया। देखें जरा, अकॉर्डिंग लिखेगा कोई नहीं, समझो बहुत सिंपल डेरिवेशन है 3 लाइन की। अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, ये इसके लिए अगर हम मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकालें dB, तो निकलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 बटे में R स्क्वायर। हाँ ना बोलो यार? क्योंकि एंगल कितना डिग्री बन गया? 90 डिग्री बन गया। तो भैया dB जो आया वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl बाय R। लेकिन अब ध्यान लगाओ, ये तो इतनी सी लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है ना, हमें तो पूरे सर्कल की वजह से निकालनी। तो क्या करें? इंटीग्रेट करेंगे और हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर। तुम फुल फॉर्म लिखोगे इसकी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर। तो dB की जगह तो क्या आ जाएगा? अरे इंटीग्रेट कर दिया ना। अच्छा इसको पूरे क्लोज सरफेस के लिए कर देते हैं, क्योंकि सरफेस क्लोज है ना अपना, पूरे क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रल कर दिया। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R स्क्वायर इंटू, भाई मुझे ऐसा लगता है कि म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R स्क्वायर तो आ जाएगा बाहर, अंदर क्या रह जाएगा? इंटीग्रल ऑफ, क्या रह जाएगा? इंटीग्रल ऑफ। हाँ ना बोलो? अब सोचो इंटीग्रल dl की वैल्यू क्या होगी? जी नहीं, L तो यहाँ कहीं है ही नहीं, क्या होगी? सोचो, सर्कल पे नहीं 2 पाई R होगी। अरे सर्कल की इतनी छोटी सी लेंथ dl है, तुम पूरे सर्कल के लिए इंटीग्रल कर रहे हो, तो पूरे सर्कल की लेंथ क्या होगी? उसकी सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई R। क्या होती है? तो म्यू नॉट आई बटे 4 पाई R स्क्वायर इंटू 2 पाई, पाई ने पाई को, R ने R को, 2 ने 4 को भी मार दिया। B का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2R। B का फॉर्मूला क्या आ गया? फिजिक्स कितनी लगी इस डेरिवेशन में मैं बताऊं? यहां
भाई इतनी फिजिक्स है, बायोट सेवर्ट लॉ लगाने तक फिजिक्स है, इसके बाद क्या है, मैथ्स। और उन लोगों को बिल्कुल समस्या होगी जिनको इंटीग्रेशन नहीं आती है। अब वो क्या काम करेंगे, वो कुछ भी सोचेंगे और अपनी मर्जी से इसको रट लेंगे, इंटीग्रल डीएल 2 पाई आर, हर बार इंटीग्रल डीएल 2 पाई आर होगा ऐसा कोई जरूरी, ये देखना होगा ना कि मैंने डीएल कहां माना है और मैं किसके लिए इंटीग्रल कर रहा हूं। अगर एरिया के लिए कर रहा होता तो पाई आर स्क्वायर। आई बात समझ में, उतार डालो। हाँ खतरा साहब बोलो, अरे पूछो, शर्माओ नहीं, सब तुम्हारे जैसे हैं। हाँ क्लोज है, ये क्लोज है, बहुत छोटा सा तो ओपन करना पड़ेगा ना करंट देने के लिए, ना दोनों तार इसी में लगा देगा तो दिवाली नहीं बन जाएगी, सोच के देख, करंट भिड़ जाएगा ना भाई आपस में। हाँ अप्रोक्स, आंसर अप्रोक्स ही है। फिजिक्स में कभी भी हम एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालते भाई, फिजिक्स के सारे आंसर अप्रोक्स होते हैं भाई, मेरे भाई।